हाँ जी बच्चे कल की क्लास में हमने ये वर्क करा था कि एरोमेटिक, कल हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे अराइल हैलाइड्स के बारे में। मैंने आपको ये बताया कि अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं और किनको हम अराइल हैलाइड्स कहेंगे या किन कंडीशंस में हम अराइल हैलाइड्स को नहीं मानेंगे, मतलब कि हमारे पास वो एरोमेटिक होने के बावजूद भी वो अराइल हैलाइड नहीं होगा। तो किन कंडीशंस में हम उसको अराइल हैलाइड कहते हैं या कब वो नहीं होगा अराइल हैलाइड, उसको सिंपली अल्काइल हैलाइड माना जाएगा। तो ये कल हमने ये डिस्कस भी करा था। फिर इससे फर्दर हमने ये बात करी थी कि जो आपके पास एरोमेटिक या अराइल हैलाइड्स होते हैं इनके अंदर रिएक्शंस कैसी होती हैं। हमने ये पढ़ा था कि इनके अंदर रिएक्शन किस बेसिस के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि अल्काइल हैलाइड में आपने देखा एलिमिनेशन रिएक्शन भी आती थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आती थी। लेकिन जब हमने अराइल हैलाइड के बारे में कल बात करी तो हमें एक बात समझ आ गई कि एलिमिनेशन रिएक्शन कभी भी अराइल हैलाइड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब जब हम एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो यहां पर किसी भी तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जिस्ट करती है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इवन एक तरह से नहीं, दो तरह से एग्जिस्ट करेगी। और एक हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक हमने कल की क्लास में पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट हाँ साथ साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब आप करवाएंगे एरोमेटिक के अंदर, अराइल हैलाइड्स के अंदर, तो ये अल्काइल हैलाइड के कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्टीज क्यों आती हैं ये भी बात कल हमने करी। SN1 SN2 क्यों पॉसिबल अराइल हैलाइड्स के अंदर नहीं होता ये भी कल हमने बात करी थी। इसके बारे में हमने सारी डिस्कशन कल की वीडियोस के अंदर वर्क करा। फिर आपको ये बताया गया कल जो लास्ट हमारा जहां पर हमने कंसेप्ट लीव करा था, हमने ये बात करी थी कि भाई ऐसा है कि अगर हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टफ होती है, हालांकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए भी हमने बात करी थी, लेकिन उसका हमारे पास सेकंड ऑप्शन था कि आप Cl के कंपैरेटिवली कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OCH3 यूज कर लें जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेट होगा इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट के। तो उसके लिए तो हमारे पास ऑप्शंस थे कि डिफिकल्टी को हम कुछ लेवल के ऊपर कम कर सकते हैं। बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जब हमने देखा तो हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा था नियर अबाउट भी 300 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ रहा था, रेजेंट यूज करने पड़ रहे थे। तो हमने ये देखा कि क्यों ना इसकी कोई सेकंड ऑप्शन देखी जाए, क्यों ना कोई ऐसी ऑप्शन देखी जाए कि जहां पर ऐसा हो जाए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो उसको इजी करने के लिए हमने क्या करा, हमने वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को यूज करा। और कल मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर दी बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो NO2 है। अब कल हमने ये भी करा कि एक NO2 लगाएंगे तो टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से एग्जैक्ट 150 हो जाएगा। 2 NO2 ग्रुप लगाएंगे तो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अगर हमने 3 NO2 ग्रुप अगर वहां पर मेंशन कर दिए तो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमने 3 अरेंज कर दिए, वहां पर अवेलेबल करवा दिए, तो सीधी सी बात है कि आपके पास वहां पर H2O की प्रेजेंस में और हल्की फुल्की नॉर्मल हीट देने पर ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करवाया जा सकता है। तो हमने ये बात पढ़ी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफिकल्टी से हम कन्वीनियंट बना सकते हैं, बट ओनली विद द हेल्प ऑफ वन रेजेंट दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास कौन सा था, हमारे पास था NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप को हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कल की वीडियो में डिस्कस करा। लेकिन बच्चे आज हम ये बात करेंगे, कल मैंने आपको बताया कि NO2 ग्रुप लगाने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा एंड हाउ इट इज पॉसिबल। मैंने आपको ये कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाएगी, क्यों वो आसान हो जाएगी पहले उसके बारे में भी हमने बात करनी है। और एक और बात कि जो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अरेंज करा जाता है वो हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, मेटा पर क्यों नहीं होना चाहिए। यहां पर एक रीजन डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी आएगा कि व्हाई नॉट वी हैव प्लेस द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हमने ऑर्थो पैरा पोजीशंस के ऊपर प्लेस करा, व्हाई नॉट ऑन द मेटा पोजीशन के ऊपर क्यों नहीं प्लेस करा गया। तो इन पर्टिकुलर डिस्कशंस के बारे में, इन पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट वन बाय वन मैं ये सारी क्वेरीज क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात कि जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो ऐसा होता क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाती है। सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे। तो भाई हमने क्या करा, हमने किसी पर्टिकुलर हम अराइल हैलाइड का कोई भी एग्जांपल लेके चलेंगे।
हम किसी अराइल हैलाइड का एग्जांपल लेंगे और अराइल हैलाइड को हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करके देखेंगे। जब भी हम अराइल हैलाइड को इंप्लीमेंट करते हैं, मान लीजिए हमने किसी अराइल हैलाइड को इंप्लीमेंट करा, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई अराइल हैलाइड एग्जिस्ट कर रहा है और ये मैंने यहां पर रखा क्लोरीन। अब राजी क्या होगा जी, होगा ये कि अराइल हैलाइड के ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा। जब अराइल हैलाइड के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आप ये बात जानते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। आप ये बात जानते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो वो अटैक कैसे करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर जहां पर हैलोजन अटैच है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जहां पर कौन अटैच है, हैलोजन। क्योंकि हमें बात पता है कि हैलोजन लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन यहां पर वो इजीली लिव नहीं करेगा। तो हम न्यूक्लियोफाइल को कंबाइन करेंगे कहां पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उस कार्बन के ऊपर अटैक करवाएंगे जिसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, हैलोजन प्लेस्ड है। तो अपने पास स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा बच्चे इस फॉर्म में। आपके पास यहां पर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा एज अ लोन पेयर और यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। मतलब कि आपके पास स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कुछ ऐसी एग्जिस्ट करेगी। यहां पर क्या होगा, लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। तो यहां हम बनाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बच्चे यहां पर एक अरेंज होगा कौन, Cl, और इसके साथ कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब स्ट्रक्चर हमारे पास ये आ जाएगा। बेटे इसको नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज अ इंटरमीडिएट। इसको इंटरमीडिएट का नाम दिया जाता है। एक बात और मैं इसके साथ क्लियर कर दूं कि आपके पास अब क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर नेगेटिव है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर दोबारा वापस जाएगा अपनी पोजीशंस के ऊपर। स्टेबिलिटी, क्योंकि हमने तो एरोमेटिक की पोजीशन को, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी को ही डिस्टर्ब कर दिया। तो एरोमेटिक अपनी जो पर्टिकुलर अपनी स्टेबिलिटी है, डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशंस के ऊपर जो एक स्टेबिलिटी नेचर है उसका, उसको तो रीगेन करेगा। तो इसका मतलब ये जो लोन पेयर आपके पास यहां एग्जिस्ट कर रहा था, ये वापस जाएगा। जब ये लोन पेयर वापस जा रहा है, उसके साथ साथ डबल बॉन्ड तो यहां पर बनेगा, लेकिन एक और ऑप्शन होगी। क्या ऑप्शन होगी, ऑप्शन ये होगी बच्चे कि अब क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल में से जल्दी से जल्दी क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल में से कोई एक यहां से लीव करेगा। और अगर हम बात करें, अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल में आपने किसको यूज करा, मान लो OH पार्ट को यूज करा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास न्यूक्लियोफाइल की जगह यहां पर कौन पड़ा है, OH पार्ट। तो एक चीज याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल के कंपैरेटिवली हैलोजन एटम एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल वहां पर अरेंज है तो एक बात याद रखिएगा, हैलोजन एटम विल बी द गुड लिविंग ग्रुप इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियोफाइल। पता क्यों बच्चे, रीजन ये है कि न्यूक्लियोफाइल जब आया तब तो अटैक करने वाला सिर्फ एक वे था। मतलब जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा था ना, तो वन साइडेड फॉर्मेशन थी, वन साइडेड मोशन था, मतलब वन साइडेड फॉर्म थी कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। लेकिन जब यहां पर इलेक्ट्रॉन ने दोबारा वापस आना है, और यहां बॉन्ड बनना है, तो यहां जो जाने वाली ऑप्शंस हैं वो दो हैं। कौन कौन सी, कि अब भाई ये जरूरी नहीं कि न्यूक्लियोफाइल जाए, अब ये भी तो पॉसिबल है कि क्लोरीन निकल जाए। तो मतलब यहां पर आते हुए तो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, लेकिन जब दोबारा इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर बॉन्ड बनाएगा तो यहां दो ऑप्शन है कि क्लोरीन भी निकल सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी निकल सकता है। नाउ कंडीशन अराइज कि कौन निकलेगा, तो आंसर इज इन दोनों में से जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वो यहां से लीव कर जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल और क्लोरीन में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो अगेन मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि हैलोजन इज द गुड लिविंग ग्रुप इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या होगा, इससे ये होगा कि ये क्लोरीन अलग निकल जाएगा। अगर ये क्लोरीन अलग निकल गया तो आपके पास यहां पर क्या फॉर्मेशन बन जाएगी, आपके पास यहां पर फॉर्मेशन बनेगी इस पर्टिकुलर फॉर्म में, और यहां न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। सो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरे पास रिएक्टेंट था और मेरे पास यहां पर क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, और ये मेरे पास इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। एक बात मेरी याद रखना बच्चों, ये बहुत जरूरी है समझना। आपके पास आपने देखा कि ये रिएक्शन अकर करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगी तो ऐसे होगी, और ये काम आसान नहीं होता। सिंपल सी बात कह रहा हूं, एरोमेटिक के अंदर ये काम आसान नहीं होता। ये सारा काम तामझाम जो हम कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल था, ये पॉसिबल था 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, यहां रेजेंट रखने के साथ। तो जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो होता क्या है, या जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है। तो आप ये याद रखिएगा,
जितना किसी भी रिएक्शन के अंदर, ये वाली रिएक्शन के अंदर ये जो इंटरमीडिएट है ना, जितना ज्यादा स्टेबल ये होगा, जितना ज्यादा स्टेबल मतलब जितना ज्यादा स्टेबल आपके पास ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, कि आपके पास यहां पर एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस वेरी करनी चाहिए, यहां इस पर्टिकुलर के अंदर किसी भी तरह से डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर ये पर्टिकुलर जिसका इंटरमीडिएट, अगर इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा, उतनी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आसान होगी। आई रिपीट, जितना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा बच्चे, उतनी यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी हो जाएगी। मतलब कि मेरे पास एक तरीका है कि मैं कैसे भी करके इंटरमीडिएट को क्या कर दूं, स्टेबल कर दूं, और उससे मेरे पास क्या हो जाए, उससे मेरे पास ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बहुत कम टेम्परेचर या बहुत कम इनपुट के ऊपर आउटपुट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोवाइड कर दे, जस्ट लाइक द एल्काइल हैलाइड। कि जैसे एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर हो जाती थी, मैं यहां पर भी यही चाहता हूं कि कम टेम्परेचर के ऊपर ऐसी रिएक्शन अकर करे, एग्जिस्ट करे। तो उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए हमने यूज करा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बच्चे यहां पर हमने यूज करा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, क्या एग्जिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की? भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की एग्जिस्टेंस ये होगी, मैंने आपको कल भी बताया, बेस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होगा, NO2। अब NO2 लगाने से क्या होगा, और मैं आपको ये भी साथ साथ क्लियर कर देता हूं कि NO2 को ऑर्थो पैरा पे लगाने का क्या बेनिफिट होता है, मेटा के ऊपर क्यों नहीं लगा सकते, तो मैं वो भी चीज आपको बताता हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं। मतलब ये इंटरमीडिएट है जी, इंटरमीडिएट मैंने यहां पर बना लिया, मैंने इंटरमीडिएट बनाया, और मैं ये चाहता हूं कि इंटरमीडिएट जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, स्टेबल। स्टेबल होने का मतलब ये क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट कर रहा है, और यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहां एग्जिस्ट कर रहे हैं लोन पेयर। अब अगर मैं यहां पर मेटा, इस पोजीशन पे मैंने पता क्या करा बच्चे, मैंने मेटा पोजीशन के ऊपर लगा दिया NO2। अब इसको मैं कैसे लगाऊंगा, इसको डेटिव फॉर्मेशन के साथ ऐसे अरेंज करूंगा, इस फॉर्म में अरेंज करूंगा। अगर मैंने NO2 को इस पर्टिकुलर फॉर्म में रखा, अरेंज करा, तो आपके पास यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर NO2 को इस पर्टिकुलर फॉर्म में रखा गया तो क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सेकंड केस मेरे पास कौन सा है, सेकंड केस मेरे पास ये है कि मैंने इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को यूज करा, और इंटरमीडिएट के साथ क्या करा बच्चे, यहां पर हमारे पास क्या था, यहां क्लोरीन है, यहां न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं एज अ लोन पेयर फॉर्म, और यहां इलेक्ट्रॉन पड़े जी एज अ लोन पेयर, और मैंने मेटा पोजीशन के ऊपर अरेंज कर दिया किसको, NO, और ये फॉर्मेशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। मतलब हमने दो पॉसिबिलिटीज बनाई। अब ये होगा ये कि भाई न्यूक्लियोफाइल, अब मैंने ये कहा कि इन दोनों में से इंटरमीडिएट, मतलब जितना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल उतनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान होगी। मतलब कि जो आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं उसका काम सिर्फ एक है, उसको इस पर्टिकुलर को ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी देनी। मतलब कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसको ये विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, विथड्रॉइंग ग्रुप अपनी ओर अट्रैक्ट करे, मतलब जल्दी से जल्दी उसको एब्जॉर्ब करे। विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करता है। तो NO2 ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल लेगा, जल्दी निकाल लेगा, तो यहां पर ये जो नेगेटिव है वो यहां पर अपीयर नहीं होगा, और इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी मिलेगी, ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। हमने दो पॉसिबिलिटीज रखी। ये दो पॉसिबिलिटीज रखने से होगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लोन पेयर है वो आया यहां पर, ये जो लोन पेयर आपके पास एग्जिस्ट करा वो आपके पास कहां आ गया, ये पर्टिकुलर फॉर्म में आ गया। लोन पेयर इस पर्टिकुलर फॉर्म में आने से बेनिफिट क्या होगा, लोन पेयर इस पर्टिकुलर फॉर्म से आने का बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि ये यहां आएगा और ये पर्टिकुलर बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगी, और ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पर आएगा। मतलब क्या हुआ बच्चे, मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन ने ये करा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहां पर लोन पेयर आ जाएगा, और लोन पेयर अगर इधर आ गया, ये लोन पेयर यहां बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड यहां आकर डबल बॉन्ड बना लेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां आए, ये डबल बॉन्ड आपके पास आगे नहीं जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर एज अ लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा, और नाइट्रोजन यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन की यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगी स्ट्रक्चर के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन ने इनडायरेक्टली अट्रैक्ट कर लिया। मतलब यहां पर बनेगा क्या, इसके बाद क्या बनेगा, मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया जरूर बता दूं कि आपके पास यहां पर बनने क्या वाला है, बनने ये वाला बच्चे ये पर्टिकुलर फॉर्म,
ऐसी पर्टिकुलर फॉर्म, यहां पर बॉन्ड बन जाएगी और आपके पास यहां क्या होगा N और इधर क्या होगा O, यहां पर O और यहां पर ये बॉन्ड आने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहां क्या एग्जिस्ट कर रहा था, यहां Cl एग्जिस्ट कर रहा था और न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट कर रहा था। मतलब कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आप देख रहे हैं, वो लोन पेयर इस ऑक्सीजन ने अट्रैक्ट कर लिया। मतलब NO2 को लगाने से ये हुआ कि स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, वो नेगेटिव इसने बाहर निकाल दिया। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर कोई अब पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एरोमेटिक कार्बन्स के ऊपर कहीं पर भी आपको चार्ज नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये आपके पास जो इंटरमीडिएट है वो आपके पास क्या गेन कर गया, स्टेबिलिटी गेन कर गया। अगर ये इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी गेन कर गया तो इट मींस दैट कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान होगी। और दूसरी बात, अगर आपने NO2 को कहां रखा, NO2 को सिंपल NO2 रखा नहीं मैंने, इसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अगर आपने NO2 को यहां रखा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये लोन पेयर यहां आया, ये लोन पेयर ने आकर यहां पर क्या बनाई, बॉन्ड बनाई, और इसने इस बॉन्ड ने यहां पर क्या बना लिया, आगे जाके इलेक्ट्रॉन बना लिया। मतलब अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस स्ट्रक्चर में कैसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा कि आपके पास यहां पर ये फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है, यहां लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, यहां बॉन्ड बन गया, इधर आपके पास क्लोरीन है, यहां न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर आपके पास क्या होगा NO और डबल बॉन्ड भी दो, यहां पर फिर से नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये हुआ बच्चे कि अभी भी नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल ही नहीं हुआ। नेगेटिव चार्ज पहले भी कार्बन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था, एरोमेटिक वाले कार्बन के ऊपर, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि इस नाइट्रोजन के NO2 के होने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा, ये इस एरोमेटिक अरेंजमेंट के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा अगर ये मेटा पोजीशन पे पड़ा होगा। लेकिन अगर ये कहां पड़ा होगा, पैरा या ऑर्थो पोजीशंस के ऊपर, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इसके लिए क्या होगा, इजी होगा। तब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, और इंटरमीडिएट बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा स्टेबल। और अगर इंटरमीडिएट ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बन गया तो हम यहां पर ये कहेंगे कि आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाएगी। दैट इज वाई हम हमेशा NO2 को कहां इन्वॉल्व करते हैं, इसीलिए हम NO2 को इन्वॉल्व करते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस ऑन द पैरा पोजीशन, सेकंड प्रेफरेंस ऑन द ऑर्थो पोजीशन। इसीलिए हम NO2 ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पोजीशंस के ऊपर रखते हैं। ये एक मैकेनिज्म है इसका, इसको रिएक्शन मैकेनिज्म कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मैकेनिज्म है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जब आप यूज करते हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाए। ऐसा क्या रीजन है, तो सबसे पहले हमने रिएक्टर बनाया, इनिशियल पॉइंट इंटरमीडिएट बनाया, तो हमने ये कहा कि जितना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, ये आप भी एग्जामिनर को जरूर मेंशन करें कि जितना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर या अराइल हैलाइड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगी। और जितनी वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगी उतना ही हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आसान होगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान करने के लिए जरूरी है कि उसको स्टेबल करना। स्टेबल करने के लिए नेगेटिव चार्ज है बच्चे, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको स्टेबल करने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, अट्रैक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो लगेगा ही लगेगा। तो फिर हमने सिलेक्ट करा कि यार बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, which one is a best electron withdrawing group, तो हमारे पास है NO2 is a best electron withdrawing group, तो उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को यूज करा गया। सो सेकंड क्वेश्चन अराइज कि कहां यूज करें, किस पोजीशन के ऊपर यूज करें ताकि वो बेनिफिशियल भी हो। हमारा काम सिर्फ उसको लगाना नहीं है, उसको रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व करना भी है। तो अगर आप उसको मेटा के ऊपर इन्वॉल्व करते हैं तो वो रिएक्शन के अंदर कभी काम नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। तो आप कई बार कन्वर्जन्स के अंदर देखें या कई बार आपको कंप्लीट द रिएक्शन फॉर्मेशन आए और आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पड़ा हो और वो मेटा के ऊपर पड़ा हो, तो आपको बोला जाए कि इज देयर एनी एग्जिस्टेंस फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मेरी बात याद रखिएगा, वहां पर नो रिएक्शन होगा, वहां पर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशंस के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। क्या मेरी बात बच्चे सभी को क्लियर है जी? क्या मेरी बात समझ आ रही है जी सभी को? एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वन? प्लीज आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछे। प्लीज ये रिस्पॉन्ड करना बच्चे, क्या मेरी आवाज सबको पहुंच रही है? हाँ जी बच्चे। बिल्कुल, पैरा पोजीशंस के ऊपर सबसे जल्दी होगी। ऐसा क्यों होगा जैसिका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जब आप पैरा पोजीशंस के ऊपर लगाएंगे, एक बात याद रखना, ये हाइड्रोकार्बन +1 का वर्क था जो आपने पूछा, मैं रिमाइंड करवाता हूं। एक बात हमेशा याद रखें,
कभी भी कोई एरोमेटिक फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही होगी ना, तो बच्चे एक बात हमेशा याद रखना कि उसके साथ अगर हैलोजन भी अटैच्ड है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा अगर होगी तो वो पैरा के ऊपर होगी, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी ऑर्थो पे, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है मेटा के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि मेटा के ऊपर लगाने से जो NO2 है वो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दूसरा रीजन ये भी है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को वहां लगाने का बेनिफिट भी नहीं होगा। तो एक चीज याद रखिएगा बच्चे, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो पैरा के ऊपर होती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेने आ रहा है, जो विड्रॉ करने आ रहा है इलेक्ट्रॉन वहां से, तो इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस पैरा की होगी, सेकंड प्रेफरेंस ऑर्थो की होगी, और मिनिमम या नेग्लिजिबल प्रेफरेंस मेटा पोजीशंस की होगी। जैसिका, इज इट क्लियर बच्चे? एनी अदर क्वेश्चन बच्चे? प्लीज, जो भी बच्चे सुन पा रहे हैं, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज हम ये कंप्लीट करने वाले हैं इसका कंसेप्ट। इसके बाद कल से सिर्फ रिवीजन चलनी हैलोल्केन हैलोरीन्स की। मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये आज अपनी वीडियोस के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। आज ही मेरे को कल स्टूडेंट ने कहा था विलियमसन ईथर सिंथेसिस और उनको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट भी करना था, वो भी मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं इसी में। तो जिनका हो चुका है अच्छी बात है, आपका मैं वो भी कंसेप्ट रिकॉर्ड करूंगा, तो प्रॉपर आपके पास मटेरियल रहेगा यूट्यूब के ऊपर जिसको आप सुन सकते हो। लेकिन कल से हमारा रिवीजन शेड्यूल चलेगा हैलोल्केन हैलोरीन्स के, हैलोल्केन और हैलोरीन से रिलेटेड, जिसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्शंस करेंगे, कन्वर्जन्स करेंगे, नेमिंग रिएक्शंस करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, पॉसिबिलिटीज करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलिए आगे बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करिए जी। बच्चे प्लीज फास्ट रिस्पॉन्ड करिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करें इसके बाद। हाँ जी, और मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं, रैंडमली क्वेरीज होंगी आपसे, रैंडमली। तो आज मुझे बस ये चैप्टर एक बार कंप्लीट करना है, तो जैसे रिवीजन स्टार्ट होनी है रैंडमली हर एक बच्चे की टर्न आएगी, और इंडिविजुअली मैं क्वेश्चन पूछूंगा सभी से। इसलिए प्लीज लास्ट वीडियोस को ऑब्जर्व जरूर करें। आपकी क्वेरीज मेरे पूछने से पहले आप क्वेरीज कर लें, ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो ज्यादा से ज्यादा। मेरा मेन मोटिव यही है, और मैं रैंडमली हर एक बच्चे का नाम लेके मैं क्वेरीज करूंगा जी सबसे, और आंसरेबल होना चाहिए आपको, ये चीज बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही चाहिए? बच्चे अब बात आती है कि क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही चाहिए, कुछ और काम से नहीं होगा? तो हमने ये चीज ध्यान देनी है, हमने इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, एग्जिस्ट करती है विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बिना भी हम यूज कर सकते हैं। क्या, कब यूज कर सकते हैं? तो याद रखें, आइए वर्क स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमने ना जी अब यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज नहीं करा, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज करने के कंपैरेटिवली हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो हमने यहां पर यूज करा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OCH3, और यहां अरेंज है Cl। और अब सीधी सी बात है जी, हमने OCH3 यूज करा, इसके पहले क्या कर रहे थे हम, Cl लगा के इसके साथ क्या यूज करते थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन अब यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ध्यान दीजिएगा, अभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, लेकिन अब इस बार हम किसको यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये वो ग्रुप है जो कल मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होती है, मतलब ये डोनेटिंग पार्ट नेचर ज्यादा रखेगा। तो ये डोनेटिंग नेचर अगर रखेगा तो हम इसको भी चेक करते हैं। इसके अंदर आपने क्या यूज करना है, सोडियम विद लिक्विड, सोडियम विद लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया। तो इसको हम नाम दे सकते हैं, इससे बनेगा NaNH2। हमारे पास यहां पर क्या बनेगा, NaNH2। तो हम NaNH2 को यूज कर सकते हैं जी यहां पर। जब हम NaNH2 को यूज करेंगे, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब NaNH2 को यहां पर यूज करा जाएगा, तो NaNH2 को यूज करने से सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहां कंडीशन ये आएंगी, ध्यान देना बच्चों, यहां कंडीशन ये आएंगी कि आपके पास यहां तो OCH3 है और ये पोजीशंस बन रही हैं, और मेटा पोजीशन के ऊपर अरेंज हो जाएगा NH2, मेटा पोजीशंस के ऊपर NH2 अरेंज हो जाएगा।
तो हमने किसी न्यूक्लियोफाइल को यहां पर क्या करा, अटैच करा और रिएक्शन को नाम दिया हैलोजन ने यहां पर क्या करा, हैलोजन लीव हो गया और हमारे पास अमोनिया विच इज बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट्स अ वीक न्यूक्लियोफाइल, बट अरेंज तो न्यूक्लियोफाइल करना है, तो हमने यहां पर न्यूक्लियोफाइल को अरेंज करा, तो NH2 को हमने इन्वॉल्व करा। तो इस बात को याद रखिएगा, अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑल्सो। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां से क्या करेगा, Cl को निकालेगा और NH2 यहां पर क्या आ जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी, सिर्फ रिएक्शन याद रखें, Na सोडियम विद NH3 तो बनेगा क्या, NaNH2। तो NaNH2 जब हम रखेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी यहां काम करेगी, NaCl अलग निकल जाएगा और ये रिएक्शन आपके पास अकर करेगी। एक और आपको एक मैजिकल टर्म बताता हूं। मैजिकल टर्म क्या है कि अगर मान लो मेरे पास यहां पर ये कंडीशन आए और इधर क्या पड़ा हो, OCH3 और यहां मान लो क्या पड़ा हुआ है, Cl, तो मैंने ना रिएक्शन करवाई किससे, फिर से वही क्या यूज करें, NaNH2 लिक्विड अमोनिया। जब मैंने ये यूज करा ना बच्चे, इसको यूज करा, अब क्लोरीन कहां पड़ा है, ऑर्थो, यहां कहां था, मेटा पे था, तो न्यूक्लियोफाइल भी कहां पर अटैच हो गया, चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन अटैच कहां पर हो गया, मेटा के ऊपर। यहां क्लोरीन कहां पर है, यहां क्लोरीन है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, तो रिएक्शन क्या होगी, सिंपल, क्या रिएक्शन होगी कि आपके पास NH2 अरेंज हो जाएगा, लेकिन होगा ये प्रोडक्ट आपके पास यही बनेगा जो हमने पहले बनाया। आपके पास प्रोडक्ट में अब आपके पास जो NH2 है वो मेटा पे अरेंज नहीं होगा, वो मेटा के ऊपर नहीं आएगा। मतलब आपके पास अगर आप इसको ऑर्थो पोजीशन के ऊपर रखें तो वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर अरेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही ये काम करवा सकता है, तो ठीक है, Cl पड़ा है तो Cl की जगह NH2 लग गया, यहां Cl पड़ा है तो आसानी से ये होना चाहिए था कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनता, और यहां Cl है तो यहां पर आपके पास क्या आना जाना चाहिए था, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NH2 आ जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ बच्चे। NH2 आया लेकिन कहां पर आया, मेटा पोजीशन के ऊपर आया, और यहीं पर एक बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्यों नहीं आया वो, इसका क्या रीजन है। तो इसके लिए हमें एक मैकेनिज्म इसकी पढ़नी पड़ेगी, और उस मैकेनिज्म का नाम है बच्चे, उस मैकेनिज्म का नाम है बेंजाइन मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म का नाम होगा बेंजाइन मैकेनिज्म। तो आइए मेंशन करते हैं इस चीज को, इसको नोट जरूर करना साथ, जो सभी स्टूडेंट, वैसे आपको वीडियो में मिल जाएगा। एक चीज याद रखिएगा बच्चे, क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसका मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म, mechanism when electron donating group is attached, electron donating group is attached। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच्ड होगा तो भाई क्या मैकेनिज्म आ रहा है, और इस मैकेनिज्म को नाम दिया जाता है बेंजाइन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को नाम दिया जाएगा बेंजाइन मैकेनिज्म। कैसे ये काम करता है और कैसे ये एग्जिस्ट करता है, तो आइए इसके बारे में भी हम बात करते हैं। भाई अपने पास क्या था, अपने पास एग्जिस्ट कर रहा था OCH3, तो ध्यान से समझे इसको, आपके पास यहां पर एग्जिस्टेंस थी OCH3, फॉर्मेशन आपके पास कैसे बन रही थी, फॉर्मेशन आपके पास ये बन रही थी, और यहां कोई H होगा, और इधर मेटा पोजीशन के ऊपर कौन पड़ा था, Cl। हमने कहा कि यहां पर पड़ा, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी क्लियर करवाऊंगा, पहले मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। यहां H पड़ा था और यहां पर Cl था। अब ऐसे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक अच्छा बेस भी होता है, ये भी बात हम जानते हैं। कई न्यूक्लियोफाइल ऐसे भी होते हैं जो अच्छे बेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके पास ये जो NH2 है ये क्या करेगा, NH2 यहां पर क्या करेगा, NH2 यहां से H के ऊपर अटैक करेगा, H पॉजिटिव को गेन करेगा, और ये जो H पॉजिटिव निकलेगा ये अपना बॉन्ड डोमिनेट कर देगा किसकी तरफ, ये बॉन्ड डोमिनेट कर देगा किसकी तरफ, बॉन्ड डोमिनेट करेगा कार्बन को, तो कार्बन के ऊपर यहां पर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, और ये जो लिविंग ग्रुप है ये जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहां से H पॉजिटिव गया और ये बॉन्ड डोमिनेट हो गया इस कार्बन की तरफ, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज यहां पर कौन सा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में क्या बनाएंगे,
आपस में बनाएंगे बॉन्ड। तो आपके पास रिएक्शन के अंदर क्या दिखेगा, रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा। यहां ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, OCH3, और यहां आपके पास बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर गया बच्चे हमारे पास, और इस ट्रिपल बॉन्ड को हम नाम देते हैं, इसको कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है बेंजाइन, विच इज हाईली अनस्टेबल। ये बेंजाइन वो है विच इज हाईली अनस्टेबल। ये बड़े एक लेवल के ऊपर अनस्टेबल कंसेप्ट है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक बात याद रखिएगा, ये अगर हम ये कहें कि एग्जिस्ट कर जाएगा, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कभी भी एरोमेटिक पोजीशंस के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए अगर ये कुछ देर के लिए इंटरमीडिएट बन भी जाएगा, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। इसको नाम दिया जाता है बेंजाइन का, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल। तो अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो इट मींस कि बहुत जल्दी ये रिएक्शन के अंदर क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। और किसके अंदर रिएक्ट कर जाएगा, जिस बेस को हमने यहां पर यूज करा है। और ये यहां पर बेस जो होगा NH2, ये NH2 फिर से अटैक करेगा, फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल था तो हाईली एक्टिव भी होगा, रिएक्टिव भी होगा। और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, उसी NH2 के साथ। अब ये NH2 आपके पास क्या करेगा, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। कैसे कि ये दो कार्बन की पॉसिबिलिटी है, मतलब ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है और ये इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। कार्बन के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं NH2 के पास, ये कौन से भी कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, ये वाले कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकता है और यहां पर भी। अगर इसके ऊपर अटैक करा, मान लीजिए इसको हमने फर्स्ट रूट कहा और इसको हमने कौन सा रूट कहा, इट इज अ सेकंड रूट। दो रूट हमने बनाए, हमने कहा जी दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन रही हैं कि NH2 जब आकर यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। जब NH2 आपके पास अटैक करेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब सबसे पहली बात, सबसे पहला केस, मान लो मैं फर्स्ट रूट मान के चलता हूं। फर्स्ट रूट में क्या हुआ, NH2 ने अटैक करा, ये बॉन्ड डोमिनेट हो जाएगा इस तरफ, और अगर NH2 ने यहां अटैक करा तो बॉन्ड डोमिनेट हो जाएगा इस तरफ। मतलब अगर फर्स्ट रूट है तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा। ये पॉसिबिलिटी आपके पास बनेगी, कौन सी, यहां पर ये पॉसिबिलिटी आपके पास बनेगी, दिस इज अ फर्स्ट रूट, और यहां पर बनेगा OCH3 और NH2 ने यहां अटैक करा तो ये रहा NH2 और ये डोमिनेट इधर करा तो इधर बनेंगे बच्चे इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। यहां पर आपके पास लोन पेयर आ जाएगा, दिस विल बी द लोन पेयर। तो ये लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा जी। अब दूसरी बात आपके पास कौन सी आ रही है, दूसरी बात ये आ रही है कि सेकंड रूट कौन सा है। सेकंड रूट कौन सा है, यहां पर सेकंड रूट है कि अगर ये अटैक करता यहां पर तो क्या होता, अगर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अटैक करता तो बॉन्ड डोमिनेट इधर हो जाता, नेगेटिव यहां आता और NH2 इधर, तो आपके पास यहां पर केस कौन सा बनता, केस बनता ये वाला, कि आपके पास यहां पर पॉसिबिलिटी कौन सी आती, पॉसिबिलिटी आती कि इसमें आपके पास ये फॉर्म बन रही है, यहां पर OCH3 फॉर्म बन रही है, और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर और इधर अटैच हो जाएगा NH2, यहां पर NH2 अरेंज हो जाएगा। और इन दोनों में से एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, इट इज लेस स्टेबल, और आपके पास ये क्या होगा, इट विल बी मोर स्टेबल। ये लेस स्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, रीजन ये है बच्चे, रीजन ये है कि आपके पास यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर यहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब OCH3 के अंदर डोनेटिंग नेचर है, वी एग्री, बट कहीं ना कहीं इंडक्टिव नेचर भी है। न्यूक्लियोफाइल भी वहां पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल को भी वहां पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इन दोनों पर्टिकुलर के इन बिटवीन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को ये भी इक्वली अट्रैक्ट करेगा और ये भी इक्वली अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यहां पर दोनों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो अट्रैक्शन रहेंगी वो क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। अगर इक्वल होगी तो इसका मतलब ये जो लोन पेयर होगा वो यहां पर क्या होगा, मोर स्टेबल, जबकि यहां पर क्या होगा, NH2 का ये क्या होगा, ज्यादा क्लोज, और जबकि ये O से क्या होगा, OCH3 से क्या होगा, डिस्टेंस पे होगा। मतलब इस पर्टिकुलर लोन पेयर के ऊपर इन दोनों की वजह से जो अट्रैक्शंस लग रही हैं दोज आर नॉट इक्वल, वो डिफरेंट होंगी।
अगर ये डिफरेंट अट्रैक्शंस लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो मतलब यहां पर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इट विल बिकम लेस, और ये आपके पास पाथ क्या होगा, इट विल बी मोर स्टेबल। इट मींस दैट कि आपके पास फर्स्ट रूट यहां पर प्रेफर नहीं करा जाएगा, और कौन सा रूट प्रेफर होगा, रूट प्रेफर होगा कौन सा, सेकंड। अब फिर से आपके पास रिएक्शन जब कंप्लीट होनी है, कंप्लीट होने हुए क्या होगा, स्टार्टिंग में कौन किया था, H पॉजिटिव, अगर वो H पॉजिटिव यहां पर क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, वो H पॉजिटिव को कंबाइन करा जाए वापस, तो आपके पास यहां पर क्या बनेगा, आपके पास वापस यहां पर बन जाएगा दैट विल बी OCH3 फॉर्म, और यहां पर क्या बन जाएगा, NH2, H पॉजिटिव जब अरेंज होगा तो ये नेगेटिव वहां से हट जाएगा, दिस विल बी द आउटपुट। तो आपके पास ये आउटपुट बनेगा। इट मींस दैट कि यहां पर आउटपुट बनने की जो पॉसिबिलिटी रहनी है, न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन रहनी है, वो ऐसी रहेगी, वो उस कंडीशन में आएगी। अब रजी क्वेश्चन यहीं पर आपके पास आता है कि अगर आप Cl को यहां रखने के बजाय, बाय चांस Cl को यहां रखने के बजाय कहां रखते, इस पॉइंट पे रखते, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि Cl यहां होगा तो प्रोडक्ट क्या बने, तो याद रखें, मान लो हमने Cl को यहां रखने के बजाय कहां रखा, लेट अस अज्यूम Cl यहां और इधर कौन है, H, तब स्टार्टिंग में क्या होगा, तब स्टार्टिंग में ये होगा कि यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा, किसके पास, NH2 नेगेटिव के पास, H पॉजिटिव चला गया, तो इधर अपने पास क्या बनेगा, इधर ये H चला गया, H बॉन्ड डोमिनेट कर देगा कार्बन को, और यहां H निकल गया और क्लोरीन भी चला जाएगा। फिर से इसके बाद क्या बनना है ट्रिपल बॉन्ड, यहां से फिर क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, यहां से कौन निकला, Cl, और यहां से कौन निकला, H, तो यहां पर क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, अगेन क्या बना, बेंजाइन, बेंजाइन क्या होगा, अनस्टेबल, और अगर ये अनस्टेबल होगा, क्या फिर से किसी पर्टिकुलर बेस या न्यूक्लियोफाइल के साथ ये फिर से क्या कर जाएगा, अटैक करेगा। अब फिर से पॉसिबिलिटी तो वही रहनी बच्चे, पॉसिबिलिटी तो अभी भी वही रहेंगी कि ये जो NH2 है, अब भी वही पॉसिबिलिटीज है कि ये यहां पर भी अटैक कर सकता है और यहां पर भी अटैक कर सकता है। फिर हमने कहा कि दो पॉसिबिलिटी जो बनेंगी, इनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा स्टेबल होगी ये वाली, इट मींस दैट कि इस पॉसिबिलिटी की कोई चांस नहीं होंगे, अगेन पॉसिबिलिटी ये मोर स्टेबल होगी, इट मींस अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका आउटपुट भी मेन प्रोडक्ट में होगा, तो इट मींस दैट कि मेन प्रोडक्ट इसका बनेगा। तो आपके पास आप Cl कहीं पर भी रख लें, ट्रिपल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड अनस्टेबल होगा, तो NH2 के पास दो रूट्स होंगे अटैक करने वाले, लेकिन कौन सा प्रेफर करा जाएगा, वो प्रेफर करा जाएगा जिसमें आपके पास लोन पेयर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में आए, जहां लोन पेयर इन बिटवीन आए दोनों के। तो इट मींस दैट कि हमेशा आपके पास NH2 कहां मिलेगा, मेटा पोजीशन के ऊपर मिलेगा। तो आप Cl को चाहे ऑर्थो पे रखें चाहे मेटा पे रखें, आउटपुट आपके पास कहां मिलेगा, कि जो NH2 पार्ट मिलना है, अगेन ऑलवेज इट विल बी ऑन द मेटा पोजीशन, वो हमेशा मेटा पोजीशंस के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास इस क्लास का कंक्लूजन है, ये हमारे पास इस क्लास का कंसेप्ट है जो हमने पूरी तरह इन्वॉल्व करना है। तो ये आज की क्लास का हमारा कंसेप्ट है बच्चे। हमारा जो मेनली अगर हम ये बात करें हमारा हैलोलकेन हैलोरीन जो कंसेप्ट वाइज ये टोटली कंप्लीट है, लेकिन इसके बाद हमारी कल से इसके लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगी। रिवीजन हम वर्क रखेंगे, ऑर्गेनिक के इंडिविजुअल चैप्टर को साथ साथ रिवाइज करके चलेंगे, इसकी टेस्ट सीरीज भी होंगी, छोटे छोटे कंसेप्ट को हम टेस्ट बेसिस के ऊपर रखेंगे, वर्कशीट्स होंगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप इनके जो कंसेप्ट है, इनकी वीडियोस हैं, अच्छे से इनको ऑब्जर्व करें। रिगार्डिंग द विलियमसन ईथर सिंथेसिस ऑलरेडी मैंने ऑडियोज भी सेंड करी थी, ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करी थी। विलियमसन ईथर सिंथेसिस और हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस है उनके रिगार्डिंग भी मैं आपको कंसेप्ट जो है वो आज ही प्रोवाइड करूंगा। लेकिन वन थिंग वो कि कल से जब रिवीजन स्टार्ट होनी है तो आपने पूरी ऑर्गेनिक जो भी हमने हैलोलकेन हैलोरीन का अभी तक का जो भी कंप्लीट हमने सेक्शन कवर करा है, इसके ऊपर प्रॉपरली 100% इंटेंशंस के साथ ये वर्क करना है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस मैकेनिज्म इज बेंजाइन मैकेनिज्म। तो एक बात याद रखिएगा कि कभी भी आपको कंप्लीट द रिएक्शन क्वेश्चन आए, कि कभी भी आपको ऐसे रिएक्शंस आए कि कंप्लीट द रिएक्शन और वहां पर आपको कंप्लीट करनी हो, डैशेस दी और रिएक्शन कंप्लीट करनी हो, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको वहां पर प्रोडक्ट में हमेशा चाहे Cl ऑर्थो पे पड़ा हो चाहे मेटा पे पड़ा हो, आउटपुट हमेशा आपके पास NH2 कहां आएगा, मेटा पोजीशंस के ऊपर। क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म। सो दिस इज अ रीजन। ओके बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं जी कल की रिवीजन क्लासेस में, और इसके लिए और क्वेश्चंस वगैरह क्वेरीज वगैरह डिस्कस हम करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू जी।